हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में, मतलब आयुष की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। हम समानता के अधिकार को समझें उससे पहले हमें समानता शब्द का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि समानता क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है। बेसिकली इक्वलिटी को हम डिफाइन करें तो एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जहाँ भेदभाव नहीं है वो समानता है। समानता का सीधा सा मतलब भेदभाव के अभाव को हम समानता कह सकते हैं। जो हमारा संविधान है, संविधान का जो मूलभूत आधार समानता है, क्योंकि संविधान का उद्देश्य ही समानता को स्थापित करना है। और समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है जो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक, यानी कि 14 से 18 तक समानता के अधिकार को बताया गया है, आर्टिकल 14 से 18 में। अब ये समानता का अधिकार है क्या और किस तरीके से ये समझाया गया है, किस तरीके से बताया गया है, तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद 14 है, उसमें दो बातें बताई गई है। एक तो विधि के समक्ष समता, दूसरा विधियों का समान संरक्षण। ये दो बातें बताई गई हैं और ये दोनों ही बातें अपने आप में अलग अलग हैं और दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अलग कैसे और जुड़ी कैसे है। तो जो विधि के समक्ष समता है यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है, ब्रिटेन मूल का है। जबकि विधियों का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमरीकी मूल का है, इसे हमने अमेरिका से लिया हुआ है। ये नकारात्मक प्रवृत्ति में आता है विधि के समक्ष समता, और सकारात्मक प्रवृत्ति में आता है विधियों का समान संरक्षण। अब हम समझते हैं कैसे। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि विधि के लिए सब समान है। चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, छोटा मोटा लंबा कैसा भी हो, गोरा काला कैसा भी हो, सब के सब विधि के लिए समान होंगे। विधि से ऊपर कोई भी नहीं होगा। ये अर्थ था विधि के समक्ष समता का। ये नकारात्मक प्रवृत्ति में कैसे है, क्योंकि ये आप पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। मान के चलो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पावरफुल है, आपके इशारे पर बड़े-बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप विधि के लिए समान हैं। यानी कि तब आपकी विधि के सामने क्या हैसियत है? विधि के सामने वही हैसियत है जो एक गरीब व्यक्ति की है, जिसके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, जिसकी कम लोग सुनते हैं। तो आपकी हैसियत उसी के बराबर है। यानी कि ये जो विधि के समक्ष क्षमता हुआ, ये नकारात्मक प्रवृत्ति का है, यानी कि ये आप पर कुछ प्रतिबंध आरोपित कर देता है, आपको किसी भी तरीके के विशेष अधिकार नहीं देता। देखिए विधि के समक्ष समता हमने क्या समझा। विधि के समक्ष समता में, विधि के समक्ष समता हमने इंग्लैंड से लिया हुआ है। ये विधि के शासन की स्थापना करता है। जैसे हमने लिखा है विधि का शासन, तो विधि के शासन में क्या शामिल होता है? विधि के समक्ष समता विधि के शासन को बताता है। और विधि के शासन का मतलब होता है अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई अपराध किया है, तो उसकी सजा विधि के अनुसार ही दी जाएगी जो विधि में बताई गई है, उसके अलावा किसी और चीज से नहीं। उसके अलावा कोई और प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। दूसरी बात क्या होती है विधि के शासन में? विधि के शासन में ये होता है कि सर्वोच्च विधि होगी, सबसे बड़ी विधि है, बाकी सारे इसके अंतर्गत होंगे। तो ये होता है विधि का शासन। और विधि का शासन एक मौलिक संरचना है, यानी कि विधि की समक्ष संता ने विधि के शासन को स्थापित किया। विधि का शासन एक मौलिक संरचना है, और मौलिक संरचना का मतलब होता है कि इसे संविधान संशोधन के माध्यम से भी हटाया जा सकता। ठीक। अगला आता है विधियों का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये क्या होता है और ये सकारात्मक कैसे है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए, तो वो समानता होगी। बेसिकली समानता का हमने देखा कि भेदभाव का अभाव है। दूसरी बात समानता ये भी कहती है, समानता का मतलब ये नहीं कि सबके साथ ही समान व्यवहार हो। समानता कहती है समान व्यवहार हो लेकिन समान परिस्थितियों में हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जैसे हम कहते हैं कि समानता का मतलब समान व्यवहार है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक, उसके लिए हम परिस्थितियां ले लेते हैं। दो बच्चे हैं, एक 5th क्लास में, एक 10th क्लास में, सॉरी एक 5th क्लास में, एक 12th क्लास में। दोनों को हमने कैलकुलस का क्वेश्चन दिए, तो 12th क्लास वाला इजीली सॉल्व कर सकता है और 5th क्लास वाला सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। आप क्या कहेंगे, भैया ये तो समानता है, इक्वलिटी है, सबको एक जैसे सवाल मिलेंगे। पर हकीकत में इक्वलिटी नहीं हुई ना, उस बंदे के साथ जस्टिस कहाँ हुआ है? 12th वाले ने कर लिया, 5th वाले ने नहीं कर पाया। अभी समान परिस्थितियों में समान व्यवहार कैसे होगा, समानता कैसे स्थापित होगी? समानता इस तरीके से होगी कि 12th वाले को 12th वाले सवाल दिए जाए, 5th वाले को 5th वाले सवाल दिए जाए,
फिर दोनों की इंटेलिजेंसी को जज किया जाए, कौन कितना इंटेलिजेंट है। कोई तो होगी ना विधि का मतलब। अब परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार, इसी को तो समानता कहेंगे। यही बात करता है आर्टिकल 14 में विधियों का समान संरक्षण, कि जो विधि के समक्ष समता तो हो गई है, साथ ही साथ विधि का समान संरक्षण भी होना चाहिए, यानी कि परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में सेम ऐसे ही होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम टैक्स का ले लेते हैं। तो टैक्स की जो प्रोसेस है सबके लिए अलग अलग है। तो 2-3 लाख रुपए एनुअल इनकम होती है उनकी, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, उनका टैक्स स्लैब 0 है। इसके बाद जैसे किसी की 5 लाख रुपए इनकम है तो उसके लिए अलग टैक्स स्लैब है, जिसके लिए 7 लाख इनकम होगी उसके लिए अलग टैक्स स्लैब है। तो सबके लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार की बात की गई है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति 5 लाख कमा रहा है उस पर 2% टैक्स लग रहा है, और एक व्यक्ति 5 लाख कमा रहा है उस पर 10% टैक्स लग रहा है। अब ये तो हो नहीं रहा है। समान परिस्थिति है तो समान व्यवहार है, तो ये कहते हैं विधियों का समान संरक्षण। ये सकारात्मक कैसे? सकारात्मक इस तरीके से कि किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा, क्योंकि विधि के समक्ष समता किसी चीज पर प्रतिबंध लगा रहा था, और विधियों का समान संरक्षण कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं करता, इसलिए सकारात्मक प्रवर्तिक है। और इसे हमने अमेरिकी मूल से लिया हुआ है। ये तो हमने दोनों में अंतर देखे, और दोनों की स्पेशलिटी सॉरी सिमिलरिटी क्या है, दोनों में समानता क्या है। समानता ये है कि समानता को स्थापित करते हैं। यही इन दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों इक्वलिटी को लेके आते हैं। समानता बस ये है कि समानता की स्थापना करते हैं। ये था आर्टिकल 14। लेकिन आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समता बताई गई है ना, ये विधि के समक्ष समता अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है का मतलब होता है कि इसके कुछ अपवाद हैं। विधि के समक्ष क्षमता पूर्ण नहीं है, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद को समझते हैं जैसे आर्टिकल 361, 361A, 105, 194 यूएन और एम्बेसीज। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जबकि आर्टिकल 14 कह रहे हैं कि किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ये इसका अपवाद हो गया है। अपवाद इस तरीके जैसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई कृत्य कर देते हैं तो उनको पद पर जब तक वो पद पर है तब तक वो किसी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगी। तो इस तरीके से उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। 361A में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद की या फिर किसी राज्य विधानमंडल की निष्पक्ष कार्यवाही का या जो कार्यवाही का निष्पक्ष प्रकाशन या सत्य प्रकाशन करता है तो उसके खिलाफ भी कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर में केस दर्ज नहीं किया जाएगा। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे कि आप बेसिकली संसद का कार्यवाही देखते हो तो मोस्टली ऐसा होता है, सिर्फ एग्जांपल है कि जो कैमरामैन होते हैं वो राहुल गांधी की तरफ ज्यादा फोकस करे रहते हैं, मोदी जी की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके जो बॉडी गेस्चर्स होते हैं उनको ज्यादा फोकस नहीं करते, तो इस पर कोई केस नहीं किया जा सकता। आप राहुल गांधी है कि आप मेरी तरफ ही क्यों कर रहे हैं, मोदी जी की तरफ क्यों नहीं करते, बाकी के जो नेता उनकी तरफ क्यों नहीं करते, मेरी तरफ ही क्यों अपना फोकस बनाए रखते हैं। तो एक एग्जांपल है, तो इस पर भी कोई केस नहीं किया जा सकता। आगे दिया आर्टिकल 105 और 194, ये दोनों ही एक जैसे आर्टिकल हैं। 105 संसद के लिए है और 194 हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि राज्य विधानमंडल के लिए। यानी कि संसद के जो सदस्य हैं, जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, ये अपने सदन में कुछ भी कह सकते हैं। कहे गए जो इनके द्वारा जो शब्द या वाक्य कहे जाते हैं वो न्यायालय के लिए जवाबदेह नहीं होते। जैसे कि सामान्यतः आप किसी से अपशब्द नहीं कह सकते, किसी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप पर केस दर्ज होगा। लेकिन संसद में ऐसा नहीं है, राज्य विधानमंडल में ऐसा नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए वो न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कह ही देंगे। अगर ऐसा कुछ कह देते हैं तो न्यायालय न्यायालय भले ही नहीं जाए, कोर्ट नहीं जाएंगे, कोर्ट उन्हें सजा नहीं देगा, लेकिन उस सदन का जो पीठासीन होगा, जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा, वो उन्हें सजा दे सकता है, उन्हें निलंबित कर सकता है, उनके वेतन भत्ते में कुछ कटौती वगैरह कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से 105 190 वो विशेष अधिकार देते हैं। अगला दिया यूएन, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या उसकी एजेंसियां हैं, उनको भी इस आर्टिकल से बाहर रखा हुआ है। एम्बेसीज यानी कि जो हमारे राजदूत होते हैं या फिर जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको भी आर्टिकल 14 से बाहर रखा हुआ है। तो ये था आर्टिकल 14 की विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15, जिसमें लिखा हुआ है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। और यहाँ पे ये विभेद का मतलब होता है भेदभाव।
हमने समानता की परिभाषा में भी देखा था कि भेदभाव का अभाव होगा उसे हम समानता कहेंगे। तो ये आर्टिकल 15 कह रहा है कि भेदभाव नहीं होगा, कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। वो आधार कौन से हैं? इसमें लिखा है कोई नागरिक केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसमें दो बातें बताई गई हैं। पहली बात हम समझते हैं कि इसमें केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई नागरिक केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। एक तो नागरिकों के लिए आर्टिकल, सिर्फ नागरिकों के लिए। दूसरा केवल शब्द का प्रयोग हुआ है। इस केवल का मतलब होता है कि जो 5 बताएंगे ना, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 चीजों को छोड़ दिया है तो अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलो कि आपको कोई संक्रामक रोग है जिससे आपसे कोई दूसरा बंदा पीड़ित हो सकता है, तो राज्य आप पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। आप कहेंगे नहीं भैया नहीं, ये मेरे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन है, मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहेगा अरे दादा ने पढ़ लेते तो आपको पता होता कि 5 आधारों को छोड़ के अन्य आधारों पर आपसे भेदभाव किया जा सकता है। बस याद रखने की जो राज्य है वो जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(1) में बताया गया कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थान में प्रवेश से भेदभाव नहीं होगा। दूसरा 15(2) में बताया कि राजनीति से कोई पोषित यानी कि जिसमें राज्य का पैसा लगा हुआ है या ऐसी कोई चीज जो सभी लोगों के लिए खुली हुई है, जैसे कि तालाब, स्नान घाट, इन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे याद ये रखना है कि आर्टिकल 15(1) सिर्फ राज्य के लिए है, मतलब राज्य के अगेंस्ट है। जैसे कि जब हमने मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देखी थी, उस विशेषता में देखा था कि कुछ मौलिक अधिकार, सामान्यतः मौलिक अधिकार तो राज्य के विरोध में होते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विरोध में भी है। जैसे कि आर्टिकल 15 तो राज्य के लिए कहते हैं कि भैया राज्य नहीं करेगा, लेकिन 15(2) राज्य के लिए भी है और व्यक्तियों के लिए भी है। मतलब इस आधार पर विभेद ना व्यक्ति करेंगे ना राज्य करेंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब राज्य व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 15 भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसके अपवाद क्या है कि महिला एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। ये राज्य के ऊपर है, यदि राज्य को लगता है कि भैया ऐसा किया जाना चाहिए कि महिलाओं या बच्चों को विशेष व्यवस्था देनी चाहिए, तो उसके लिए आरक्षण किया जा सकता है। आर्टिकल 15(4) में बताया गया कि शैक्षिक संस्थाओं में शुल्क में छूट दी जानी चाहिए, मतलब दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, बेसिकली इसमें व्यक्ति में एक वर्ग शामिल होता है, पूरा कैटेगरी शामिल होती है। यदि कोई वर्ग सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसे शैक्षिक संस्थाओं में शुल्क में छूट दी जा सकती है, फीस में कंसेशन मिलेगा। अगला एक कोई व्यक्ति या कोई वर्ग सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसे शैक्षिक संस्थान प्रवेश के लिए छूट, यहाँ पे फीस के लिए छूट थी, यहाँ पे प्रवेश के लिए, फीस के लिए छूट हो गई। प्रवेश में या तो उनको एंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स लाने को कहा जा सकता है, दूसरा या फिर उनके लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में सीट रिजर्व करके रख दी जाए, तो इस तरीके से प्रवेश के लिए छूट हो सकती है। अगला जो आर्टिकल 16(6) है, सॉरी 15(6) है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो हाल ही में जुड़ा हुआ है। इसे एक बात याद रखनी कि इनका जो रिजर्वेशन है ये अलग 50% में काउंट होगा और ये अलग 10% है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि रिजर्वेशन किसी भी परिस्थिति में 50% से ज्यादा नहीं होगा। अगर मान के चलो कि इनका रिजर्वेशन 50% हो गया तो इनको 10% तो मिलेगा नहीं, तो संसद ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो जो ये 10% है इनके परसेंटेज से अलग होगा, यानी कि ये 10% इन परसेंटेज से अलग है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में देखते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता, यानी कि सरकारी नौकरी जो मिलेंगी उसमें अफसर की समानता होगी। किस तरीके से? 16(1) में बताया है कि राज्य के अधीन यदि कोई भी सरकारी नौकरी है तो उसमें किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(2) में वो आधार बताए हैं कौन कौन से कि राज्य के अधीन किसी नियोजन के संबंध में केवल शब्द का प्रयोग हुआ है।
केवल जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। यानी कि इनके आधार पर भेदभाव तो किया जा सकता है ना, इनके आधार पर भेदभाव की अनुमति होगी। सरकारी नौकरी में पहली बात तो बताइए कि सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों के लिए समानता होगी, अवसर की समानता होगी, पहली बात। दूसरी बात बताइए कि इन आधारों पर, ये जो 5 आधार बताए, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। इनके अलावा हो सकता है, जैसे कि किसी विशेष भाषा के ज्ञान को लेकर आप पर भेदभाव किया जा सकता है, आपके शैक्षणिक योग्यता पर भेदभाव किया जा सकता है, आपकी शारीरिक योग्यता पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। हालांकि आर्टिकल 16 भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसके भी अपवाद बताए गए हैं। आर्टिकल 16(3) कह रहा है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। हालांकि अभी ये ज्यादा फेमस नहीं रहा है, मतलब ज्यादा लागू नहीं है ज्यादा क्षेत्रों में। हाल ही में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी ये लागू है। जबकि इसमें कह रहा है कि जन्म से निवास स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे निवास की शर्त आरोपित की जा सकती है, किसी विशेष रोजगार के लिए कर सकती है संसद। आर्टिकल 16(4) ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है राज्य किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है। पिछड़ा वर्ग जो होता है वो जाति या धर्म के आधार पर पिछड़े वर्ग को हम कह सकते हैं, जबकि इसमें लिखा है कि जाति या धर्म पर कोई विभेद नहीं होगा। जबकि आर्टिकल 16(4) कह रहा है कि राज्य किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है। यदि राज्य को लगता है कि कोई व्यक्ति है या कोई वर्ग है जो सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उस वर्ग का किसी सेवा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसके लिए राज्य उनको विशेष आरक्षण यानी कि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आर्टिकल 16(4) के तहत है। ये याद रखना, 16(4) के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 16(5) में लिखा है कि धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है, जैसे कि इसमें लिखा है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन किया जा सकता है। इस तरीके से किया जा सकता है जैसे कि मान के चलो जो मंदिर या मस्जिद होते हैं कुछ राज्य के अधीन हो जाते हैं, बेसिकली राज्य को धर्मों से अधीन रखा है, मतलब धर्म के अधीन गलत बोला, धर्मों से स्वतंत्र रखा है, वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, किसी धर्म को विशेष सुविधा नहीं देंगे। लेकिन एक मान के चलते हैं जैसे कि मंदिर है, मंदिर में पुजारी को नियुक्त करना है, मस्जिद में मौलवी को नियुक्त करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मंदिर में किसी मुस्लिम को पुजारी बना दिया जाए और मस्जिद में किसी हिंदू को मौलवी बना दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए धर्म के आधार को मानना पड़ेगा, तो धर्म के आधार पर भेदभाव इन परिस्थितियों में किया जा सकता है। अगले जो आर्टिकल 16(6) है जो हाल ही में जोड़ा है ईडब्ल्यूएस 10%, सेम प्रोसेस है कि ये जो 10% है इनके परसेंटेज से अलग होगा। अगर ये 50% हो भी जाता है तो ये 10% 50% के प्लस में होगा। फिर ये था आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में जैसे कि हमने देखा कि जो आरक्षण दिया जा रहा है ये आरक्षण दो तरीके से हो सकता है, एक तो विशेष आरक्षण, दूसरा होता है सामाजिक आरक्षण, स्पेशल रिजर्वेशन और सोशल रिजर्वेशन। विशेष आरक्षण को हम क्षैतिज आरक्षण भी कहते हैं और सामाजिक आरक्षण को ऊर्ध्व आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन भी कहते हैं। इनमें अंतर क्या है? विशेष आरक्षण राज्य के द्वारा महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों को दिया जाता है। इसको क्षैतिज आरक्षण इसलिए कहते हैं जैसे कि मान के चलिए कि किसी एक वैकेंसी निकली हुई है जिसमें से 10 वैकेंसी स्पेशल रिजर्वेशन के तहत है, यानी कि वो महिलाओं या दिव्यांगजनों के लिए है। अब मान के चलते हैं कि उन 10 सीटों में से दो महिलाओं का कट ऑफ था वो जनरल के कट ऑफ के बराबर आया, तो उन दो महिलाओं को जनरल में काउंट किया जाएगा, उनको जनरल से गिनेंगे और उनकी 2 सीटें जो थी वो कम हो जाएंगी। ये था क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, जिनको सामाजिक आरक्षण मिलता है यानी कि SC ST OBC इस सामाजिक आरक्षण में शामिल होते हैं। इनमें क्या होता है कि मान के चलो कि 10 सीटें हैं जो इस रिजर्व कैटेगरी के लोग उसमें शामिल हैं, उन 10 सीटों में से 2 सीट के जो पर्सन थे, 2 लोग जो होते हैं 10 लोगों में से वो जनरल कैटेगरी में अपने फाइट करते हैं, मतलब उनका जो कट ऑफ होता है जनरल कैटेगरी के बराबर आता है, तो उन दोनों को जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और जो उनकी 2 सीटें वैकेंट हो गई हैं उन 2 सीटों में किसी उनकी कैटेगरी के अन्य 2 लोगों को शामिल कर दिया जाएगा, जो था वर्टिकल रिजर्वेशन या सामाजिक आरक्षण। ये हमने पढ़ा आर्टिकल 16। उसका आर्टिकल 17 आता है। आर्टिकल 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता के व्यवहार का अंत किया जाएगा। अब अस्पृश्यता क्या होती है इसे कोर्ट डिफाइन करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर सकता है।
हम अपने आधार पर समझ सकते हैं। हालांकि संविधान अस्पृश्यता क्या होती है, छुआछूत क्या है, इसका कोई भी परिभाषा नहीं देता है या परिभाषित नहीं किया गया है। अब अनुच्छेद 17 को व्यवहारिक रूप देना था, तो व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद ने SC/ST एक्ट और सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया है, जो अनुच्छेद 17 को व्यवहारिक रूप देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया, उसी तरीके से इन अधिनियमों में भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। ये आर्टिकल अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित करते हैं, एक क्राइम या एक ऑफेंस बताते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति से अस्पृश्यता नहीं कर सकते, छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते। अगला आता है आर्टिकल 18, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का मतलब जैसे कि अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो लोगों को राज बहादुर, राय बहादुर, ठाकुर साहब, इस तरीके की उपाधियां दी जाती थी। तो ये उपाधियां क्या करती थी, समाज को दो धुरियों में बांट देती थी, समाज का वर्गीकरण कर देती थी, जिससे समाज में हीन भावना का जन्म होता था। तो इस हीन भावना को मिटाने के लिए उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि क्या कहते हैं, सेना और शिक्षा को छोड़ के उपाधि दी जा सकती है। जैसे कि हम शिक्षा में देखें, लोग PhD कर लेते हैं तो उन्हें डॉक्टरेट कर लेते हैं तो उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। सेना में देखा जाए तो जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है, उनको सेना में यानी कि आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है, मानव उपाधि प्रदान की गई है। यानी कि शिक्षा और सेना में उपाधि दी जा सकती है, इसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती। इसके अलावा ये भी है, इस आर्टिकल 18 में ये बताया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति को विदेशों से कोई उपहार मिलता है या कोई सम्मान मिलता है, तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, उसी के बाद ही उन्हें सम्मान दिया जाएगा विदेशों में। तो ये आर्टिकल 18 में बताया गया है। साथ ही साथ आर्टिकल 18 में ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसे पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म भूषण है, भारत रत्न मिला हुआ है, तो वो अपने पुरस्कारों को प्रत्यय उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं करेगा। ये अपने नाम के आगे, नाम के पीछे उन पुरस्कारों को नहीं लगाएगा। यदि वो लगाता है तो उसे अपने पुरस्कार वापस करने होंगे। तो ये था आर्टिकल 18। तो हमने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार को पढ़ा, समझा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।